सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जान लिया था और एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग यहाँ तक देखा था म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा तक, याद है। तो जो हमारे पास बॉडी ने फ्रिक्शनल फोर्स लगाया था नॉर्मल के साथ, वो जो एंगल बना रहा था, है ना, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखी थी। तो आज हमारे पास जो नया एंगल आएगा वो एंगल कौन सा आएगा, एंगल ऑफ रिपोज। पहले हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा था, राइट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा के इक्वल हुआ करता था और थीटा के इक्वल हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा था जो आपको याद है, जब हमने यहाँ पर क्या लगाया था, एक नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे क्या लगा था हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। और इस स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ नॉर्मल और ये कंपोनेंट वाला जो एंगल बना था हमारे पास क्या आता है, अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। और आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी किसके इक्वल आई थी, एफ एस के इक्वल आई थी, और ये वाली आर के इक्वल आई थी। फिर हमने tan थीटा लगाया था p अपॉन बी, ठीक है। तो tan थीटा हमारे पास r की जगह mg रखा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग कर चुके थे। अब आते हैं अपने पास एंगल ऑफ रिपोज पर, और एंगल ऑफ रिपोज के लिए फिर से वही अपना सेटअप हमें लेना पड़ेगा, और उस सेटअप के जरिए हम लोग आज उस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो हमने देख लिया। एंगल ऑफ रिपोज के लिए बेटा आपके पास ये सेटअप का आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब ये सेटअप आपको पता है किस तरीके से लगाया जाता है, ये आपके सामने यहाँ पर एंगल दिख रहे हैं, राइट। अब अगर मेरे पास ये जो कार्ड है इसको पुली की मदद से मैं इस पर लगा देता हूँ, मैंने कार्ड को पुली की मदद से इस पर लगा दिया है। अब अगर मैं इसको नॉर्मली छोड़ देता हूँ तो मेरे पास आप देख पा रहे हो ये आगे आ रहा है, आगे गिरा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन था ये बहुत ही कम था, यहाँ पर जो फ्रिक्शन था वो बहुत ही कम था। अब अगर मुझे किसी तरीके से इसको रोकना है तो दो ही ऑप्शन है, या तो मुझे इस पे मास बढ़ाना पड़ेगा मेरे कार्ड पर, या फिर मैं इसको क्या करूँगा, ये देखिए भी तो आगे जा रहा है, लेकिन अब मैं ऐसा कर देता हूँ कि मैं इसको प्लेन पे अगर रोकना चाहता हूँ तो मैं एंगल बढ़ा देता हूँ, तो मैं एंगल बढ़ा देता हूँ। जब मैंने एंगल बढ़ाया तो देखो इस प्लेन पर अब ये चल नहीं रहा, लेकिन जब मैं धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ, नीचे करा तो एक एंगल आएगा जहाँ पे बॉडी क्या होना शुरू हो जाएगी, अभी तो इससे टकरा रही है। दोबारा देखिए, अच्छा पुली पे भी ढंग से अटैच नहीं थी, तो मैंने पुली पे अटैच कर दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका एंगल को बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एंगल को बढ़ा रहा हूँ। बेटा हेल्प करने के लिए एक जन आ जाए कोई, क्योंकि ये पकड़ना पड़ेगा बार बार, दिक्कतें कर रहे हैं। आप ही आ जाओ, फिर आराम समझ लेते हैं क्या हो रहा है प्रोसीजर को। आप बेटा इसको ना पुलिस से थ्रू कनेक्ट कर दो बस, ठीक है। ये हमारे पास कनेक्ट हो गया है, और आपको जो है बस नॉर्मल देखना है, आप इसको रिलीज कर देना, आप इस पे फोर्स मत लगाना अपने वायर पे, ठीक है। अब आपको बस वहां से इसको पकड़ लो नीचे से, बस नीचे से यहाँ से पकड़ लो बस इसको, और यहाँ से पकड़ लो, जाए बेटा हो जाएगा, फ्रिक्शन कम है, यहाँ से पकड़ लो नीचे से, बस बाकी काम मेरा। अब देखो बेटा, नहीं अब वो तो चेक करना है बेटा हमें, एंगल ऑफ रिपोज क्या है। देखो अभी तो हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि आगे की तरफ आ रहा है। एंगल ऑफ रिपोज होता है इसी एंगल पर, देखो अभी अपने आप जा रहे हैं। अब वो मिनिमम एंगल जिस पर आपकी ये बॉडी स्लाइड कर, देखो स्लाइड कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल मेरे को कहाँ पे रखना पड़ेगा कि ये स्लाइड करना बंद कर दे, वो मेरा एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। तो ये आपको पता पड़ जाएगा। और एंगल ऑफ रिपोज आप निकालोगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर दे रखा है जिसको आप प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो देखो अब पीछे नहीं जा रहा, अब मैं जस्ट इसके नीचे कर दूंगा तो बॉडी आगे मूव करना शुरू कर देगी ये कार्ड, ये देखो कराना। तो इसका एंगल ऑफ रिपोज हमारे पास ये आ गया। यहाँ से वैल्यू चेक करें नीचे से, तो ये जो थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, एंगल। जितना मैं आगे रखूंगा उतना एंगल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो वैल्यू, अब अगेंस्ट भी हम लोग काम कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं चाहता हूँ कि इस बॉडी को इधर मूव करना हो तो क्या करूंगा, मैं स्लो बढ़ा दूंगा, गया ना इधर, तो इस तरफ वेट इधर की तरफ आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू, थैंक यू बेटा, जो मिनिमम वैल्यू आपके पास आने वाली है किसकी, इतनी कि आपकी बॉडी उस स्लोप पर जस्ट स्लाइड करने वाली है, उस थीटा की वैल्यू को आप लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। तो आपके पास कहानी कुछ इस तरीके से आएगी इस बार, ये थीटा आपके पास है, यहां पर आप लोगों ने क्या रखा हुआ है,
वही काट जो मास था आपके पास। अब इस मास का mg वाला कंपोनेंट इस तरफ नीचे आता है इस थीटा के साथ। ये मैं आप लोगों को ग्रेविटेशन वाले इंक्लाइंड प्लेन वाले कॉन्सेप्ट में करा चुका हूं कि हमारे पास ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, है ना, काफी बच्चों की शिकायत है कि सर आप काफी छोटा लिखते हैं। तो बेटा ये देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, और अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे मास रख देता हूँ तो इसका, क्योंकि देखो अब ये बॉडी स्लोप पे आ गई है ना, अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो इसका mg ऐसे लग रहा होगा। जैसे जैसे मैं इसे ऐसे खींच रहा हूँ तो इसका mg किधर आएगा ना, तो बेसिकली इसका जो mg आएगा वो इस तरफ आता है। और लेट्स से मेरे पास यहाँ पर फाई एंगल था, जो स्लोप का एंगल था मैंने क्या बनाया, फाई बनाया। अब अगर ये mg है तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई। तो ये कितना आ जाएगा, mg टाइम्स cos फाई, राइट। और ये कितना आएगा बेटा हमारे पास, mg टाइम्स sin फाई। अब बॉडी इस तरफ मूव कर रहा था, नीचे की तरफ तो ये था, तो अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन किसकी तरफ लग रहा होगा, इसके ऑपोजिट। और फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा हमारे पास, देखो अभी हमने मूव नहीं कराया, मैंने क्या बोला, एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जहां पे बॉडी जस्ट थोड़ा सा बढ़ाया तो उस पे मूव कर जाए, यानी कि अभी भी कहानी स्टैटिक ही है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपके पास लग रहा है वो अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। और जो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है वो क्या है आपके पास, आपका नॉर्मल रिएक्शन, राइट। समझ में आया। तो आप यहां से कह सकते हो कि आपके पास r की वैल्यू क्या आएगी, mg cos फाई आएगी, यस। एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा कि जब काट इस साइड हाँ। मूव करेगा या इस साइड, नहीं जस्ट उसके स्लाइड नीचे आने के लिए, पीछे की तरफ तो जाना ही नहीं है ना, नीचे आ रहा है ना बेटा। वेट ज्यादा होगा, एक ऐसा मिनिमम एंगल, ये आपकी इस तरफ है ना। हाँ तो मेरी तो ऐसे थी ना, मेरी तो मैं तो ऐसे उठा रहा था ताकि वो आगे की तरफ ना आए। अब यहाँ पे कह रहा हूँ मेरे ये नीचे था, अब यहाँ पर क्या कर रखा है कि ये नीचे आ रहा था, आगे जा रहा है ना। अभी तो सॉरी ये ऊपर की तरफ ना जाए इसके केस में, वही तो है। वो अगर वेट हाँ। इस केस में था हमें स्लाइड करने से रोकने के लिए एक मिनिमम एंगल देना है, बस ये देखना था। तो आपकी किताबों में ये डायग्राम दे रखा था, हाँ इसके हिसाब से तो आपको ये, क्योंकि अभी यहाँ से एक्चुअली पुलिस से कनेक्ट होगा ना, ये कहानी तो ये है ना, एक्चुअल में ये कहानी ये होगी, बीच में जो लाइन है वो लाइन ये कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर इतना वेट रख देंगे तो ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, तो आना इसी तरफ है, बस मैं आपको बता दूं मूवमेंट इस तरफ कर रहा है, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो r आपका mg cos फाई के इक्वल था, और आपके पास जो fs था ये किसके इक्वल है, mg टाइम्स sin फाई के, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, उल्टा करके, मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इक्वेशन सेकंड कर दो, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देंगे, तो हमारे पास fs बाय r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, mg sin फाई अपॉन में mg cos फाई। sin अपॉन cos क्या होता है, tan। तो भैया इसको आप क्या ले सकते हैं, tan फाई आ जाएगा ये। तो fs बाय r ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, tan फाई के इक्वल है। mg तो गया ना पूरा तो जाएगा। अब ये fs अपॉन r अगर tan फाई के इक्वल है तो आपको याद होगा fs अपॉन r किसके इक्वल होता था, म्यू के इक्वल हुआ करता था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू s इज इक्वल्स टू tan फाई, और यहाँ पर क्या आया था बेटा हमारे पास, म्यू s इज इक्वल्स टू tan थीटा। वहां पे ऐसे आया था ना हमारे पास fs बाय r p अपॉन b, वहां पे भी तो हमारे पास भाई इसका ये p है ये b है, यहाँ पे करके देख लो भाई tan थीटा इज इक्वल्स टू fs बाय r, तो ये भी tan थीटा fs बाय r आ रहा है, ये tan फाई भी fs बाय r आ रहा है। तो वी हैव प्रूव्ड दैट म्यू s इज आल्सो इक्वल्स टू tan थीटा। तो इसका मतलब क्या है आपके पास, आपका tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan फाई के, और यहीं से आप प्रूव करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज। 1 नंबर या 2 नंबर में डेरिवेशन स्कूल में पूछ ली जाती है, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। अब बेटा जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन।
बेसिकली भी तो हम लोग स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक इन सब फ्रिक्शन के बारे में बात किया है। अब है स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। देखो बेटा, जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक्चुअली में स्लाइड कर रही होती है ना, फिसल रही होती है उसके ऊपर, तो उस दौरान जो फ्रिक्शन आता है वो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करेगी और उस समय पर जो फ्रिक्शन आएगा वो हमारे पास क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। अब आप खुद बताओ इन दोनों में से एरिया ऑफ कांटेक्ट किसका ज्यादा आएगा, स्लाइडिंग का? भाई रोलिंग में तो आप देखो ना, रोलिंग तो सर्कुलर पाथ पे होगी, तो अगर बॉडी ऑफ कांटेक्ट तो इतने में ही आएगा ना, बस इतने और इतने पार्ट में तो सारा फ्री है। लेकिन अगर आप स्लाइडिंग करोगे तो स्लाइडिंग के समय पर हर टाइम इतना पार्ट जो है आपको क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, यानी कि बॉडी का पूरा बेस कांटेक्ट में हो रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ रोल कर रहा है तो ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पहुंच जाएगा, तो जो पार्ट कांटेक्ट में है वो तो बहुत कम रहेगा। और फ्रिक्शन कब आता है, जब कोई बॉडी कांटेक्ट में होती है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना, ये चीज आपको पता पड़ गई। अब आगे आपसे कहा जाता है कि आपका रोलिंग फ्रिक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो बेटा देखा गया कि जो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन है ये सबसे पहला तो आपका डिपेंड करता है, रोलिंग फ्रिक्शन को एफआर से करता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट के। किसके रहता है, नॉर्मल कंपोनेंट के। और देखा गया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यानी कि 1/r ये चीज देखी गई। जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल कंपोनेंट है, कितना आपका मास है उसको तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ऑब्वियसली बात हो गई ना, फ्रिक्शन इतना मास आपको बताया था मैंने, किसी बॉडी के ऊपर स्टैटिक उसके ऊपर ज्यादा लगेगा ना, लेकिन जितना आप बड़ा रेडियस कर दोगे उतना आपका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो आपके पास Fr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/r आ रहा है, राइट। ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट और ये आपके पास क्या आ रहा है, आपका नॉर्मल r रेडियस, राइट। अब यहाँ पर हम लोगों को इसका साइन हटाया तो क्या मिला, μr/r। तो ये आपके पास क्या आता है, आपका रोलिंग फ्रिक्शन आता है। जिस तरीके से आपके पास वहां पे μsmg मिला था, राइट, μkmg मिला था, यहाँ पर Fr क्या मिलता है, μr/r। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइड होगा तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, जो वैल्यू हमारे पास μr आ गया। तो हमारे पास स्लाइडिंग जो है उसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगता है और जो रोलिंग है उसमें हमारे पास कम फ्रिक्शन लगता है। अगर आपने ध्यान से आपकी साइकिल में देखी हो तो कुछ बॉल बियरिंग्स या जनरली गाड़ी में तो लगे ही रहते हैं। ये बॉल बियरिंग इसी फेनोमेना पे काम करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि आपके पास जो आपकी गाड़ी होती है उसमें दो रिम होते हैं, एक अंदर वाला सर्कुलर होता है और एक बाहर बड़ा वाला होता है। ठीक है, अब इसको एक्सेल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे क्या लगाई जाती है, एक्सेल, सिलेंड्रिकल एक्सेल होती है। और ये जो दो रिंग है ना, अगर यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होता तो बेटा क्या होगा, ये रिंग अब इसके सपोर्ट में तो आएगी। अब जब ये इसके सपोर्ट में आएगी, जब टायर घूमेगा ना, ये एक्चुअली इसके ऊपर स्लाइड करेगा फिर, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ज्यादा आएगा, आपके टायर घिसने के चांस बहुत ज्यादा होंगे, बहुत जल्दी जल्दी आपको चेंज करने पड़ेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ बॉल बियरिंग्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बॉल बियरिंग्स। तो बॉल बियरिंग्स से हम लोग इसको ऐसे कांटेक्ट में लिया, इन दोनों टायर को क्या कर देते हैं हम लोग, दोनों बॉल बियरिंग्स की मदद से कांटेक्ट में लेके आ जाते हैं। और जब हम लोगों ने इसको कांटेक्ट में लेके आए तो होगा क्या, एक्चुअल में इस एक्सल का मोशन जिससे कनेक्टेड है, अगर ये इस तरफ जाता है तो ये इसके ऑपोजिट में ऐसे इस तरीके से। अब आप लोगों के पास जब इसका बॉल बेयरिंग का जो मोशन होगा वो आपके टायर का मोशन होगा, ठीक है। अब जो आपके पास टायर पहले इस पे लग के पूरा स्लाइड कर रहा था, वो अब इनके इतने इतने पोर्शन पर लगकर सिर्फ क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, जिसकी वजह से आपका फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, और आपके टायर की लाइफ क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरीके से आपके पास बॉल बियरिंग का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, आप जो लिखते हो उसमें भी फ्रिक्शन की वजह से लिख पाते हो, है ना। ये बिल्कुल सेम ऐसे समझो कि अगर फ्रिक्शन कम हो जाए तो क्या, जैसे अब यहाँ पे आप मान के चलो मैंने बहुत सारे कंचे फेंक दिए, कंचों का शेप कैसा होता है, मार्बल्स अंग्रेजों, गोल गोल गोल, हाँ, तो उनका शेप कैसा होता है, गोल होता है हमारे पास। अब अगर यहाँ पे ऐसे हैं, अब मेरा फुट फ्लैट है,
फ्लैट फुट बीमारी नहीं है मुझे। फुट फ्लैट का मतलब एक शेप अगर मान के चलोगे तो फुट शेप फ्लैट ही है थोड़ा सा इस तरीके से, यानी कि इस समय पर जमीन के हिसाब से मेरा एरिया ऑफ कांटेक्ट इतने पोर्शन पे है तो फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, तभी तो मैं आगे की तरफ मूव कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम यहाँ पर कंचे बिछा दोगे और कहोगे सर अब चलो, तो क्या होगा? तो बेटा इस कंचे के और मेरे पैर के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट सिर्फ इतना हो जाएगा, और एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से फ्रिक्शन क्या हो गया? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं ताजा तैयार करता रहूंगा लेकिन चल नहीं पाऊंगा ढंग से, अच्छा, क्योंकि फ्रिक्शन हमारे पास नहीं आया। एक नॉर्मल इंसान के पैर के बीच में और फ्लैट फुट वाले के, हाँ मतलब बात सही है, एक नॉर्मल इंसान के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बट हम फ्लैट होगा थप थप करके चलेगा, उसको फ्रिक्शन जो है ज्यादा मिलेगी। तो ये आपसे जो है ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बट पता होना चाहिए कौन सा जो उसने पूछा है। तो ये चीज़ आप लोगों के पास रहती है कि आपके पास स्लाइडिंग और रोलिंग में हमारे पास क्या अंतर रहता है, कैसे हमारे पास आता है। इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अ ट्रक। ब्लॉक का मास कितना दे रखा है? 1 kg लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन अ ट्रक। The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6। अब ये ट्रक का सरफेस है और यहाँ पर जो इन्होंने कह रखा है कि इसके सरफेस पे और ट्रक के सरफेस पे जो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये कितना दे रखा है? 0.6। आगे कहता है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कहता है कि इस ट्रक का जो एक्सेलरेशन है ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, यानी कि इस ब्लॉक पर जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो आपका कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। एक बार ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है बेटे, जिन्होंने कर लिया है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ अब देख लीजिए। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक छोटा सा लॉजिक इसमें आपको लगाना था कि आपके पास जो वैल्यू आई है उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका फोर्स लग रहा होगा इस ब्लॉक पर, उसको तो आपको पता है ब्लॉक का मास 1 kg दे रखा था कि सर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा था वो कितना था हमारे पास? F = ma। F = ma और इस हिसाब से आपने कितना निकाल लिया इसका फोर्स? 5 न्यूटन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन इस पे अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये जो हमारे पास Fs आएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमारे पास ये Fs कितना आता है? याद करिए Fs = क्या होता है? म्यू आर या म्यू टाइम्स m * g। यही वैल्यू आया करती थी हमारे पास। तो म्यू टाइम्स mg की वैल्यू अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास म्यू कितना दे रखा था? 0.6, मास कितना है? 1, और g की वैल्यू कितनी है आपके पास? 9.8। जब तक कहां आए तब तक 10 मत लेना। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो Fs = μmg, अगर आप देखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 5.88। कहने का मतलब क्या है कि इस बॉडी पे फोर्स अगर इधर लग रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर Fs ज्यादा है F से, यानी कि ये बॉडी मूव नहीं करेगी। यही तो कहानी आपको मैंने बताई थी उस दिन कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, और जब स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है और फोर्स दर है तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो सारा का सारा क्या मान के चलेंगे हम लोग कि वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स में ही खत्म हो जाएगा। तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन आ जाएगा। ये निकाल के आंसर मत दे देना, क्योंकि जितना आपने फोर्स लगाया वो सारा का सारा अभी कम ही है, ठीक है? क्योंकि आपको जब उससे ज्यादा निकालोगे ना तब जाके बॉडी मूव करेगी। तो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। समझ में आया? एक क्वेश्चन और लिखिए जरा, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। आगे कहता है हमसे, इसको रेस्ट पे दे रखा है, इनटू अ ब्लॉक ऑफ 5 kg एट रेस्ट, ठीक है? आगे कहता है द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। क्या कहता है? द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज आपके पास 0.1 दे रखा है। आगे कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बुलेट स्ट्राइकिंग द ब्लॉक, यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है
बुलेट ने इसको स्ट्राइक किया होगा, तो बुलेट ने कितनी स्पीड से इसे स्ट्राइक किया ये आपको बताना है। इफ स्पीड ऑफ बुलेट स्ट्राइकिंग द ब्लॉक इफ कॉम्बिनेशन मूव्स, इफ कॉम्बिनेशन, क्योंकि बुलेट इसके अंदर आ चुकी है और बुलेट इसके अंदर आकर हमारे पास एम्बेडेड हो गई है और उसके बाद मूव किया है, तो कहता है इफ कॉम्बिनेशन मूव्स 20 मीटर, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास कितना मूव किया है 20 मीटर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। यानी कि आप लोगों के पास क्वेश्चन बढ़िया सा फ्रेम कर दिया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप क्लास 9th में करते थे बट ऐसा नहीं करते थे, ये थोड़ा सा टफ हो गया है। कहानी क्या है, एक बुलेट है वो मूव कर रही है, हमें नहीं पता कितने से मूव कर रही है, इसका मास दे रखा है 10 मिलीग्राम, इसने एक ब्लॉक को स्ट्राइक किया जो कि ऑलरेडी रेस्ट पे था और वो ब्लॉक 5 kg का था। जब उसने इसे स्ट्राइक किया तो ब्लॉक और गन ये 20 मीटर पर जाके स्टॉप हो गए। तो आपको बताना है कि ये जो बुलेट है इसने कितनी स्पीड से इसको स्ट्राइक किया होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को जिन्होंने अटेम्प्ट किया ठीक है, जिनसे नहीं हुआ वो आप देखिए। पहले ना आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी। यहाँ पर देखो, अगर आपके पास कोई बॉडी एफ एस आपको इतना दे रखा है म्यू है ना, अब अगर इस बॉडी पे इतना फ्रिक्शन लगा रहा होगा, कोई बॉडी आगे चल रही होगी जो मास इनटू एक्सेलरेशन चल रहा होगा, तो F इक्वल्स टू ma भी होता है इस बॉडी का, है ना। आप ये भी तो कह सकते हो कि सर हमारे पास ये Fs कभी-कभी अगर किसी एक्सेलरेशन चल रहा होगा तो Fs इक्वल्स टू ma भी हो जाएगा। मैं यही पूछने वाला। ये बात तो क्लियर है। अब Fs की वैल्यू म्यू mg अगर मैं डाल देता हूं 4.99 म्यू mg इज इक्वल्स टू m इनटू a, तो m से m कट जाएगा। तो जहां पर भी आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने एक्सेलरेशन की वैल्यू a इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स g ले लीजिएगा। हाँ, ये जरूर याद रखना कि अगर बॉडी रुक रही है, धीरे हो रही है, तो वहां पे आपकी एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन आप लोग इस्तेमाल करना। बट अभी आप जब शुरू करेंगे तो a इज इक्वल्स टू म्यू g को अधिकतर ध्यान में रखना, क्योंकि आप लोग जब फ्रिक्शन के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें a और g का मतलब रिलेशन एक्सेलरेशन निकालने के काफी आसान हो जाता है। ठीक है, अब आइए इसको इधर यूज करते हैं और दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। एक बुलेट था जिसका मास 10 ग्राम था, मिलीग्राम गलती से लिख दिया, 10 ग्राम, मिलीग्राम क्या होगा तो भी केजी में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, जिसने भी किया है कोई बड़ी चीज। तो इसमें हमारे पास ये कहानी दे रखी है, राइट। इसने इसको स्ट्राइक किया, कितने से हमारे पास ब्लॉक का मास कितना दे रखा था 5 kg दे रखा था। तो अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं बुलेट की एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं क्योंकि मेरे को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दे रखा था। तो आपके पास इसका जो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा वो a इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स g, तो 10 ले लेते हैं। तो हमारे पास a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। भाई म्यू हमारे पास 0.1 दे रखा, तो हमारे पास ये कहानी आ गई, तो एक ही कहानी है। क्लियर है। अब अगर मेरे से कहा जाए कि मैं a के बाद स्टार्टिंग कहानी करता हूं कि बॉडी तो रेस्ट पे आ गई है ना, तो आप लोगों से कहा जाए कि v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2s लगा देना। v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2s लगा देता हूं, जिसमें बॉडी रुक गई, राइट। यही तो बात है हमारे पास। अब अगर मैं इसको निकालता हूं तो बॉडी रुक गई है, बॉडी रुक गई तो v तो 0 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा माइनस u² इज इक्वल्स टू 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, बट मैंने आपको क्या बोला था क्योंकि बॉडी अब रिटार्ड हो रही है ना धीरे धीरे, तो यहाँ पे माइनस का खेल इसलिए आप लोग करेंगे। तो -1 इंटू s 20 दे रखा था, 20 दे रखा था, तो u आपके पास कितना आ जाएगा अंडर रूट में 40 समथिंग आ जाएगा। 9.8 लेने तो आपका आंसर और सही आ जाएगा जो वैल्यू रहेगी। तो आपके पास u की वैल्यू इतनी आ जाएगी अंडर रूट 40 यानी कि 6.32 समथिंग मीटर पर सेकंड। तो आपके पास u की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब अगर आपके पास u निकाल दिया और बच्चे यहाँ पर ऑप्शन में छोड़ के आ जाए 6.3 हाँ सॉरी 6.3 आई एम सॉरी 6.3 ठीक है। अब आपको ऑप्शन में ये दे रखा होगा ABCD में से शायद A दे दें और आपने इतना आंसर निकाल के खुश हो जाएंगे क्योंकि आपका आंसर आ गया और आप टिक लगाओगे पर -4 मिलेंगे आपको, मतलब -5, एक तो -1 और 4 नंबर में मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जो u है ना जिसको आप निकाल के आंसर अपना समझ बैठे हो, ये बुलेट की स्पीड नहीं है बेटा, ये तो आपने जब इस सिस्टम को यहां से यहां तक मूव कराया 20 मीटर का, इसका u है। बुलेट का u कहां है? बुलेट तो इसके अंदर है इस समय, तो जो आप कंडीशन निकाल रहे हो इसके हिसाब से बुलेट अंदर है। तो यहां पर अगर आप ये गलती करेंगे तो आपके नंबर इसलिए कटते हैं। इसको आप क्या करें,
तो बेटा यहां पर आपके पास कहानी आएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहता है जो कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या होगा, ये जब बुलेट यहां से स्ट्राइक कर रही होगी तो कहानी कब की हो रही होगी ना, तो मैं कह सकता हूं मोमेंटम बिफोर कॉलिजन मास ऑफ बुलेट m1 इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो मास ऑफ सिस्टम यहाँ पे मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट भी करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर बुलेट भी है, ठीक है। और इनटू में आप करेंगे v जो कि ये है, जो कि आपके पास ये है, समझ में आ रहा है। तो ये वाला v इस सिस्टम का है इसलिए हम लोग इसको लेंगे। आपको यहाँ पे मास कितना रखा है ब्लड का 10 ग्राम, वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल टू m प्लस m। m कितना है हमारे पास 5 और बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 10 बाय 1000, एक गया 0.01 और 4 में प्लस करो तो 5 में प्लस करो तो कितना आएगा 5.01 इनटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 6.3, मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है 10 इनटू 1000 कर देना भैया निकालने के लिए अपना आंसर। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगी कि बुलेट ने किस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया होगा, ये आपका आंसर आएगा, जो कि लगभग 3128.26 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो 3128.26 पॉइंट समथिंग मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेना, मेरे को आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये नोट कीजिए, फिर अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। सो बेटा मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आने वाला है वो है हमारा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, कि आप लोग फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कितना करते हैं। बट बेटा आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास जो फ्रिक्शन है ना वो दानव तो है पर बहुत जरूरी है, तो इसलिए बोलते हैं कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल ऐसा क्यों बोलते हैं, एक्चुअल में ऐसा होता है कि देखो अगर किसी बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपको उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ता है, तो काम ज्यादा करना पड़ता है, बिना फ्रिक्शन का तो काम होगा ही ना, है ना। इस फ्रिक्शन की वजह से आपके पास जितने भी आपकी मशीन से उसमें वियर एंड टियर हो जाता है, टूट जाते हैं। इसी फ्रिक्शन की वजह से आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ती है। तो ये सारे इसके बेकार पॉइंट हैं, पर अच्छे पॉइंट क्या हैं, बिना फ्रिक्शन के हम चल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कोई मशीन काम नहीं करेगी ढंग से बिना फ्रिक्शन के। तो ये सारे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं, और जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख के दोनों दिखा दोगे तो कहोगे हैंस फ्रिक्शन इज नेसेसरी, काम भी हो रहा है, और इविल क्योंकि भैया बुरा भी है। तो यही चीज आपको दोनों में लिख के और आपको काम खत्म कर देना, ठीक है। अब आपके पास आता है कि हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, यानी कि हम लोग अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें कितना करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, आइए देखते हैं। लेकिन अब आपके पास यहाँ पर एक चीज नहीं आ रही, क्या, अब तक जो आपने भी कहानी करी वो सारे की सारी स्टैटिक फ्रिक्शन की थी या मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक पॉइंट यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की थी। अब आप वर्क डन कर रहे हो फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन आने वाला है यहाँ पर, राइट। जैसे कि मान के चलिए आपके पास ये आपका ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है। अब इस ब्लॉक पर जो इस समय पर नॉर्मल टाइम पे फोर्स लग रहे हैं वो कौन सा है बेटा, इसका R इधर, mg इसका नीचे लगा हुआ। लेकिन अब हमें वर्क कराना है भैया, मैंने कहा कि मैंने अपना फोर्स लगाया इधर, मैंने अपना फोर्स लगाया इधर। अब जब फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन तो रोल प्ले करेगा ही करेगा, फ्रिक्शन तो रोल प्ले करेगा ही करेगा बेटा, और जब फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा वो इधर की तरफ करेगा। ये Fk हो गया, ये क्या हो गया Fk हो गया, राइट। अब आपसे पूछा जाता है कि आपके पास वर्क डन कितना है, आपने फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क डन कितना किया। तो आप कैसे कहोगे, सर आपने अगर इस पे फोर्स लगाया है तो आपके द्वारा करा गया फोर्स वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना आपने करा होगा काम, अब हमें तो पता नहीं कुछ करा होगा तो वो इसके इक्वल, राइट। बट ये F जो है आपके पास सर यहाँ पे Fk वाली दिक्कत पैदा कर रहा है, क्योंकि F जो आप लगा रहे हो वो आपको Fk को खत्म करके करना है। तो जो Fk आएगा वो कितना आएगा आपके पास, Fk कितना होता है म्यू इंटू आर, अभी तो हमने करा था कि नहीं करा था। तो हमारे पास W इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ छोटा सा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बताना है ना, ये तो मेरा नॉर्मल वर्क होता है। फ्रिक्शन के अगेंस्ट मतलब इसको अपोज करते हुए मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा ये बताना है, यही तो कहानी होती है। और Fk किसके इक्वल होता है म्यू इंटू आर, अभी तो करा था बेटा F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, सॉरी
एफ बाय आर इज इक्वल टू म्यू करा था ना अभी कुछ देर पहले किया था ना। म्यू के हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ निकालना है एफ के, तो म्यू के इनटू आर, तो आपके पास वर्क डन कितना आ जाएगा, म्यू के इनटू आर किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, म्यू के इनटू mg इनटू s। तो आपका वर्क डन कितना आ जाएगा, जब एक बॉडी को आप नॉर्मल लेके जा रहे हो अगेंस्ट द फ्रिक्शन, म्यू के इनटू mg इनटू s। यस, वो क्या क्रॉस प्रोडक्ट होता है? नहीं वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है, w इज इक्वल्स टू fs, वो क्रॉस नहीं हो, f इनटू s बताना चाह रहा था, fs होता है, fs होता है, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट। ये अभी हम लोग वर्क एनर्जी पावर जब करेंगे तब और अच्छे से डील करेंगे उसे, हालांकि इसे हमने वेक्टर वाले पोर्शन में करा था जब मैंने क्रॉस और डॉट बताया था कि वर्क हमारे पास आपको क्या रहता है, डॉट प्रोडक्ट रहता है। तो आपके पास यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपने किया, क्योंकि फ्रिक्शन आपका एफ के लग रहा था ना, इसके अगेंस्ट में आपने कितना काम किया, इसके लिए मेरे को निकालना था। तो w इज इक्वल्स टू एफ के इनटू एस, तो w इज इक्वल्स टू म्यू के इनटू mg इनटू s, ये आपके पास आ जाएगा। ये तो आपके पास कहानी हो गई एक सिंपल सी, है ना। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स से करना है, वही कहानी है, अपने को कहाँ पे लेके जाना है, इसे ऊपर उठा के लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है, इसे ऊपर उठा के लेके जाना है। ऊपर उठा के लेके जाना है तो ऑब्वियसली बात है ये किसी ना किसी एंगल पे जाएगा ऊपर। अगर मैंने इसे उठाया, वही समझ गए ना, पुली वाली कहानी है, बार बार तो क्या ही दिखाऊं। तो ये हमारे पास यहाँ पर अगर कोई एंगल थीटा बना रहा है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपने फोर्स इसका इस तरफ लगाया, आपने फोर्स मतलब आपको अब स्लाइड कराना है। ये आ गया बर्डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जब आपके पास नॉर्मल ये था। अब जब आप स्लाइड करा रहे हो उसे, यानी कि जब आप बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहे हो, ठीक है, तो आपने जब इसको इधर फोर्स लगाया, जब आपने इसका इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो आपके पास जो आपका एफ के होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो मैं इसको ऊपर ले देता हूं क्योंकि मेरे को नीचे कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। अब ये एफ के तो इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और इस बॉडी का वही कहानी, mg इधर, थीटा कंपोनेंट ये, तो ये हमारे पास क्या बन जाता था, क्या बन जाता था, ये mg cos थीटा, और इस तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये mg sin थीटा। cos थीटा को बैलेंस करने वाला एक नॉर्मल कंपोनेंट r। यहां तक कोई दिक्कत? इस बार आपका फोर्स ये लग रहा है, इस बार आपका फोर्स ये लग रहा है, राइट। अब आपके पास जो आपका फोर्स लगाया जा रहा है, इस पे एक दिक्कत है कि इस पे सिर्फ फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है, इस बार mg sin थीटा भी एक्ट कर रहा है, यानी कि इस बार आपका f किसके बराबर है, f के प्लस mg sin थीटा के इक्वल। भाई अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन अगर आप f के देखोगे तो आपके पास ये दो चीजें एक्ट कर रही हैं, एक तो f के एक्ट कर रहा है और एक mg sin थीटा एक्ट कर रहा है, राइट। और आपको पता है f के की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू r। तो f इज इक्वल्स टू, हमारे पास f की वैल्यू क्या ला सकता हूं, म्यू के इनटू r प्लस mg टाइम्स sin थीटा। बट यहाँ पे r इस बार किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे आप r की जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा, mg cos थीटा लिख सकते हो। तो f इज इक्वल्स टू म्यू के mg टाइम्स cos थीटा प्लस mg इनटू sin थीटा हो जाएगा बेटा। यहाँ से आप दोनों जगह से mg कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। जब आपने mg कॉमन ले लिया तो cos थीटा में आप म्यू के cos थीटा लिख दीजिए और यहाँ पर आपका सिंपल sin थीटा बचेगा। ये आपके पास f की वैल्यू आई है, ये आपके पास f की वैल्यू आई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ वर्क डन आपको निकालना है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, f डॉट s, यानी कि mg इंटू म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू s अगर आप कर देंगे तो आपके पास आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। समझ में आया? इतना नोट कीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। सो बेटा अभी हमने देखा कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमने कितना वर्क डन किया, अब हम देखेंगे नीचे जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा। देखो बेटा ये आपके पास कहानी तो बिल्कुल वही है, उसमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं। थीटा एंगल पे बस इस बार ऑब्जेक्ट का आपका फोर्स कहाँ लगेगा, इस बार जो आप फोर्स लगा रहे हैं इधर लगा रहे हैं। अच्छा अगर 90 डिग्री से ऊपर जाएगा तो उसमें भी यही, हाँ सारी कहानी सब में सेम होनी है। एंगल चेंज करोगे तो उसके हिसाब से थीटा चेंज, क्योंकि हमारे पास आंसर थीटा में आ रहा था ना। अब इसका भी कहानी वही है कि आपके पास इधर mg, ये वाला हमारे पास mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इधर की तरफ हमारे पास ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। और इस बार फोर्स भी इधर लग रहा था हमारा, इस बार आपका जो f के लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा,
लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं पकड़ लेता हूँ बात वही है बाकी सारी। r इज इक्वल टू mg cos थीटा होने वाला है, तो आप कह सकते हो आपका फोर्स प्लस mg sin थीटा इस बार सर fk के इक्वल है, और आपके f की वैल्यू क्या आ जाएगी, fk माइनस mg टाइम्स sin थीटा आ जाएगी। fk किसके इक्वल होता है, फिर से वही म्यू इंटू आर, म्यू के इंटू आर, तो f इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर माइनस mg sin थीटा। r की वैल्यू अब भी mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, तो म्यू के इंटू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, डेरिवेशन में कोई अंतर नहीं है, mg कॉमन ले लीजिए, म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा, बस यही आपके पास फोर्स आ गया। वर्क डन में आप क्या कर देंगे, F डॉट S, यानी कि यही जो वैल्यू आई mg इज इक्वल्स टू म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू s कर देंगे, तो आपके पास टोटल वर्क डन आपका इसके केस में आ जाता है। तो बेटा ये तो आपके पास वर्क डन आ गया। अब आगे अगर मैं बोलता हूँ कि एक्सेलरेट बॉडी नीचे जा रही है, तो आप बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो एक्चुअल में अब आप इस f को हटा दीजिएगा यहाँ से डायग्राम से, है ना, और बॉडी हमारे पास बेसिकली क्या आ रही है, इधर a से नीचे आ रही है, राइट। अब अगर कहीं तो बिल्कुल सेम रहेगी, बस बाकी सारी चीज सेम रहेंगी। आपसे पूछेगा कि एक्सेलरेशन कितना आएगा, देखो बेटा एक्सेलरेशन के लिए बाकी सारी चीज सेम, r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, लेकिन इस बार जो आपके पास mg sin थीटा है इस तरफ आ रहा है ना, तो आपको याद होगा लिफ्ट वाले केस इतने सारे हम कर चुके हैं, mg sin थीटा में से जब आप f k माइनस करेंगे, देखो mg sin थीटा इधर आ रहा है, इस तरह जाएंगे, तो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, m a के इक्वल आ जाएगा। समझ आ रही है कहानी आपको। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं f को क्या लिख सकता हूँ, फिर से वही म्यू इंटू आर, तो आप लिख सकते हैं m a इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस f k को म्यू के इंटू आर, राइट। तो m a इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू के, r की वैल्यू mg cos थीटा, mg कॉमन ले लेना यहाँ से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू के टाइम्स cos थीटा, m से m गया, तो a इज इक्वल्स टू g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा आ जाता है। यानी कि जब आपकी बॉडी नीचे जा रही है, अगर उस समय पर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, तो उस केस में आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं कि नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग देखेंगे उसमें इसके एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर देखेंगे कि किसी भी चीज़ को खींचना आसान होता है, धक्का मारना आसान होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।